और बड़ी खबर है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से जुड़ी, जो देश भर में इकट्ठा होकर सड़क पर उतरेंगे। और कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहेगा, इसकी बानगी शुक्रवार को हम देख चुके हैं। तो आज देश भर में प्रदर्शन कांग्रेस के कार्यकर्ता करेंगे। सभी प्रदेश में आयकर ऑफिस के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की खबर है। कांग्रेस के बैंक अकाउंट को फ्रीज करने के खिलाफ यह प्रदर्शन किया जाएगा। आयकर विभाग ने 2018-19 में कांग्रेस के आयकर रिटर्न में गड़बड़ी को लेकर के कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स पर पाबंदी लगाई है। अब देखिए, शुक्रवार को कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आयकर विभाग ने खातों को फ्रीज कर दिया है। कांग्रेस का आरोप था कि बैंक खाते फ्रीज किए जाने के कारण पार्टी के चेक जो है वो पास नहीं हो रहे हैं और कांग्रेस को अपने दैनिक खर्चे पूरे करने में परेशानी आ रही है। शुक्रवार को ही कांग्रेस ने आयकर विभाग के इस एक्शन के खिलाफ प्रदर्शन भी किया और आज कांग्रेस पूरे देश में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इस एक्शन के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान कर ही चुकी है। और इसके साथ देखिए, कांग्रेस को फिलहाल इनकम टैक्स अपीलीय प्राधिकरण से राहत मिल गई है, लेकिन कांग्रेस आयकर विभाग के एक्शन को मुद्दा बनाकर सड़क पर उतर रही है। इसी बहाने कांग्रेस आज दिन भर शक्ति प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस कार्यकर्ता आज सड़क पर उतरेंगे। देश की मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। ये तानाशाही सरकार किस लेवल पे कांग्रेस पार्टी को, अपोजिशन को कमजोर करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। Which means in the coming festival of elections, one of the largest stakeholders will not be able to participate. भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार शासित इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे अकाउंटों के पीछे तो पड़ा ही हुआ था। अब ये कांग्रेस के अकाउंट सील करना चाहते हैं। सीधा मामला है इनकम टैक्स की प्रक्रियाओं का, इसका भाजपा से कोई संबंध नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए हैं, हमारे देश में डेमोक्रेसी फ्रीज हुई। वैसे तो विपक्ष पहले से ही बीजेपी सरकार पर तानाशाही के आरोप लगाता रहा है, लेकिन अब आर पार की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने सड़क पर मोर्चा खोल दिया है। आज पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जितने दफ्तर हैं उसके बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले इनकम टैक्स विभाग का एक्शन कांग्रेस का बही खाता बिगाड़ने वाला है। कांग्रेस का आरोप है कि बैंक खातों को फ्रीज करने की कार्रवाई बीजेपी सरकार के इशारे पर की गई। क्या राहुल गांधी की यात्रा बीच में ही रुक जाएगी? क्या कांग्रेस की चुनावी रैलियों की संख्या कम हो जाएगी? क्या अब कांग्रेस दफ्तर में चाय पानी भी बंद हो जाएगा? कई नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद क्या अब पार्टी दफ्तर के स्टाफ भी चले जाएंगे? क्या चुनावी महासमर से पहले ही कांग्रेस के साथ खेल हो गया? ऐसे कितने ही सवाल हैं और इन सवालों से उपजी संभावनाओं पर बवाल ही बवाल है। दरअसल जब लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, आयकर विभाग ने देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया। आईटी ने कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के सभी खाते फ्रीज कर दिए। आईटी ने कांग्रेस से 2018-19 के टैक्स रिटर्न के बेसिस पर 210 करोड़ रुपए की रिकवरी मांगी।
कांग्रेस का दावा है कि 2018-19 में चुनाव के चलते टैक्स रिटर्न 40-45 दिन लेट सबमिट किया गया। ये भी दावा किया गया है कि चुनावी साल में कांग्रेस ने 199 करोड़ रुपए खर्च किए। इनमें से 14,40,000 रुपए कैश जमा कराए गए। कहा जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से कैश में जमा किए गए 14,40,000 रुपए को लेकर ही अब इनकम टैक्स विभाग ने एक्शन लिया है। कांग्रेस ने इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई को बीजेपी की साजिश से जोड़ दिया है। सिर्फ 14,40,000 रुपया कैश में जमा कराया, इसकी वजह से 210 करोड़ का रिकवरी का पेनल्टी कांग्रेस के ऊपर लगा दी गई है। और 2018-19 का किया हुआ आज जाकर के 5 साल के बाद में चुनाव की घोषणा से 2 हफ्ते पहले हमारे अकाउंट्स इसको लेकर के फ्रीज कर दिए जाते हैं। साफ है कि यह पूरा मामला पिछले लोकसभा चुनाव के वक्त का है और अब कांग्रेस के लिए मुश्किल का सबब बनता नजर आ रहा है। ऐसे में जैसे ही कांग्रेस दफ्तर तक खाते फ्रीज होने की खबर आई, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर संग्राम छेड़ दिया। आरोप है कि कांग्रेस को कमजोर करने के लिए बीजेपी सरकार साजिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी का अकाउंट 9 अकाउंट फ्रीज करने का काम इन लोग ने किया है। ये मैं इनको कहना चाहता हूँ, ये बीजेपी सरकार तानाशाही सरकार चलाना बंद करो। जो चुनाव के समय में पिछले 5 साल का पुराना आप बता रहे हैं, अभी आपने किया, ये तो जानबूझ के कर रहा है। ये तानाशाही सरकार है। बीजेपी के लिए एक अलग कानून है, अपोजिशन के लिए अलग कानून है। हालांकि कांग्रेस की अपील पर इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी ITAT ने सभी खातों को अनफ्रीज कर दिया है, जिस पर कांग्रेस का दावा है कि अलग अलग खातों में जमा 115 करोड़ रुपए अभी भी ब्लॉक्ड हैं, यानी जिसे निकाला नहीं जा सकता। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने ट्वीट कर बताया, हमारी याचिका पर आयकर विभाग और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहा है कि कांग्रेस को यह सुनिश्चित करना होगा कि 115 करोड़ रुपए बैंक खातों में जमा रहे। ये 115 करोड़ बैंक खातों में लीन अमाउंट है। हम इस 115 करोड़ रुपए के अतिरिक्त ही खर्च कर सकते हैं। इसका मतलब है कि 115 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए गए हैं। विडंबना ये है कि हमारे चालू बैंक खातों में 115 करोड़ रुपए से काफी कम पैसे हैं। यानी इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई के बाद ITAT से कांग्रेस को राहत भले मिल गई हो, लेकिन मुश्किल कम नहीं हुई है, क्योंकि अब कांग्रेस के सामने अपने सियासी कार्यक्रमों के आयोजन, चुनावी खर्च को जुटाने और मौजूदा वक्त में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को अंजाम तक पहुंचाने की चुनौती खड़ी हो गई है। आरोप है कि बीजेपी कांग्रेस को खत्म करना चाहती है और अघोषित रूप से देश में वन पार्टी सिस्टम लागू करना चाहती है। कि डेमोक्रेसी हमारे देश के ऊपर उसमें बेड़ियां लग गई हैं। बहुत साफ ये नजर आ रहा है कि अब हमारे देश के अंदर लोकतंत्र नहीं रहा। ऐसा लगता है कि केवल वन पार्टी सिस्टम हमारे देश के अंदर लाने का ये प्रयास है और बाकी सारी पार्टीज के अकाउंट्स अगर सीज होंगे, प्रमुख मेन ऑपोजिशन पार्टी का अकाउंट अगर फ्रीज करा जाएगा, सीज होगा, तो इससे ज्यादा लोकतंत्र के लिए चिंता की बात नहीं है। वैसे तो कांग्रेस के खातों को फ्रीज करने की कार्रवाई इनकम टैक्स विभाग की ओर से की गई है, लेकिन कांग्रेस लगातार बीजेपी को निशाना बना रही है, या फिर यूं कहें कि इनकम टैक्स विभाग के एक्शन को सियासी हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है और ये संदेश दे रही है कि बीजेपी सरकार किस तरह देश को तानाशाही की ओर लेकर जा रही है। तो देखिए, राहुल गांधी कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह कह चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी गंभीर आरोप लगाते रहे हैं। खड़गे यहां तक कह चुके हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी जीती तो फिर देश में कभी भी चुनाव नहीं होंगे। अब कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की तो कांग्रेस ने नए सिरे से वन पार्टी सिस्टम वाले नैरेटिव को हवा देना शुरू कर दिया। हमारे देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र पे बेड़ियां लग गई हैं, लोकतंत्र पे तालाबंदी हो गई है। एक्शन इनकम टैक्स विभाग ने किया तो इससे देश का लोकतंत्र कैसे खत्म हो गया? आखिर क्यों कांग्रेस इनकम टैक्स की कार्रवाई को
बीजेपी बनाम कांग्रेस की लड़ाई बना रही है? क्या इनकम टैक्स विभाग के एक्शन से कांग्रेस की बैलेंस शीट बिगड़ गई है और इसीलिए कार्रवाई को कांग्रेस लोकतंत्र के खात्मे से जोड़ रही है? दरअसल अपने बुरे दौर से गुजर रही कांग्रेस की मुश्किल ये है कि अब उसके पास चुनाव के लिए उतना पैसा नहीं होगा जिसकी जरूरत आमतौर पर चुनावी कार्यक्रमों, मसलन गली नुक्कड़ पर होने वाली छोटी सभाओं से लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के लिए आयोजित होने वाली जनसभाओं के लिए पड़ती है। कांग्रेस की मुश्किल ये है कि सियासी कार्यक्रमों के लिए संसाधन जुटाने और नेताओं की बैठक के दौरान चाय पानी पर जो खर्च आएगा उसकी भरपाई कहां से होगी, क्योंकि IT-AT में अपील के बाद भले ही खाते अनफ्रीज हो गए हों, लेकिन पार्टी के खातों में जमा 100 करोड़ से ज्यादा की धनराशि अब भी कांग्रेस खर्च नहीं कर सकती। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स पर तालाबंदी हो गई है। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। हमारे देश में लोकतंत्र पर तालाबंदी हो गई है और ये कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए हैं, हमारे देश में डेमोक्रेसी फ्रीज हुई। अब देखिए कि कांग्रेस के पास कुल कितनी संपत्ति है और अगर IT-AT बैंक खातों में 115 करोड़ रुपए जमा रखने की शर्त नहीं हटाता तो कांग्रेस के सामने क्या मुश्किल खड़ी हो सकती है। वित्तीय साल 2022-2023 में कांग्रेस की कुल संपत्ति 824 करोड़ रुपए थी। इनमें से 282 करोड़ 70 लाख रुपए FD के रूप में बैंक में जमा बताए गए, जबकि बैंक खातों में कुल 94 करोड़ 70 लाख रुपए हैं। इसके अलावा 10 करोड़ 60 लाख हाथ में होने की बात सार्वजनिक की गई है। जाहिर है अगर अभी भी कांग्रेस की यही स्थिति है तो फिर कांग्रेस का वो दावा बिल्कुल सही है कि उसके खातों में IT-AT की 115 करोड़ रुपए की जमा रखने की शर्त पूरी करने के लिए पैसे नहीं हैं। हालांकि यहाँ एक तथ्य ये भी है कि भारत जोड़ो यात्रा के वक्त कांग्रेस ने क्राउड फंडिंग मुहिम चलाई थी। कांग्रेस ने न्याय यात्रा को सपोर्ट करने के लिए लोगों से चंदा मांगा था। 2023 के आखिर में भी कांग्रेस ने क्राउड फंडिंग मुहिम चलाई थी। दावा है कि क्राउड फंडिंग के जरिए उसने करीब 25 करोड़ रुपए जुटाए। ये पैसा किसका है? ये कोई धनाढ्य पूंजीपतियों का पैसा, कॉर्पोरेट टैक्स का पैसा नहीं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का पैसा नहीं है। ये पैसा जो कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स में है वो ऑनलाइन जो हम लोगों ने क्राउड फंडिंग जो करा है उसका पैसा पड़ा हुआ है। यूथ कांग्रेस का जो पैसा है यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप ड्राइव का पैसा है और वो पैसा इनकम टैक्स ने, भारत सरकार ने फ्रीज कर दिया है। हैरानी और दुख की बात है। अब सवाल है क्या IT-AT की 115 करोड़ रुपए बैंक खातों में जमा रखने वाली सीमा के बाहर कांग्रेस के पास पैसे हैं? माना जा रहा है अगर ऐसा नहीं है तो फिर इनकम टैक्स विभाग के एक्शन का असर कांग्रेस की भावी चुनावी मुहिम पर भी पड़ेगा। केवल चुनावी अभियान पे असर नहीं होगा, कांग्रेस ऑफिस के या उन खातों से जिन जिन खर्चों का निर्वहन होता था वो सारे के सारे ही रुक जाएंगे। अगर पार्टी कोई सर्विसेज लेती है, चाहे बस हायर करना हो, जेट हायर करना हो या राहुल गांधी की यात्रा के लिए बस हायर करना हो, हर एक एक्टिविटी पे छोटे से लेके बड़े तक प्रचार करना हो, प्रचार तंत्र का प्रयोग करना हो, कहीं आना जाना हो, सारी एक्टिविटी रुक जाएगी। एक तरीके से देखा जाए तो जंजीरों में जकड़ करके एक पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं को रख दिया गया। शायद यही वजह है कि जैसे ही पार्टी के खाते फ्रीज होने की खबर आई, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर #democracy_under_attack ट्रेंड होने लगा है। कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से एक के बाद एक कई ट्वीट कर बीजेपी सरकार को निशाना बनाया गया। राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। यानी इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई के बहाने कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस को आम आदमी पार्टी का भी समर्थन मिला। आम आदमी पार्टी तो ये पहले से ही भुगत रही है। कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार शासित इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे अकाउंटों के पीछे तो पड़ा ही हुआ था। अब ये कांग्रेस के अकाउंट सील करना चाहते हैं, मगर जो असंवैधानिक और गैर कानूनी इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा 6000 करोड़ से ज्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी को मिला है, उसको बताना चाहिए पूरे देश को कि वो कौन से कॉर्पोरेट्स का पैसा था। साफ है कि IT के एक्शन से
विपक्ष को बीजेपी सरकार को घेरने का नया मुद्दा मिल गया है, जबकि बीजेपी का तर्क है कि कांग्रेस खुद गलती करती है और फिर इल्जाम बीजेपी पर लगाती है। रूटीन इनकम टैक्स प्रोसीडिंग थी, उनसे टैक्स डिमांड 105 करोड़ का क्रिएट किया गया। वो स्टे में गए, स्टे के लिए 20% देना पड़ता है, आपको मालूम है। टैक्स का जो असेसमेंट होगा उसमें अपील में जाएंगे तो अपील की प्रक्रियाओं का पालन नहीं करेंगे। अब सवाल है, इनकम टैक्स की कार्रवाई किसी साजिश का हिस्सा है या फिर कांग्रेस की गलती का नतीजा है? इस पर बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने तर्क हैं। दूसरे लफ्जों में कहें तो इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई चुनावी साल में नया बवाल लेकर आई है। और वहीं कांग्रेस का आरोप है एक्शन की टाइमिंग को लेकर के। 2019 में बंगला फिल्मों में एक एक्ट्रेस टीएमसी के टिकट पर चुनाव जीतकर संसद पहुंचती है। संसद पहुंचते ही उसने जबरदस्त सुर्खियां बटोरी। अक्सर चर्चाओं में रहने वाली उस टीएमसी सांसद का नाम है नुसरत जहां। नुसरत जहां को बशीरहाट से चुनाव जिताने में एक शख्स ने बेहिसाब मेहनत की थी। बशीरहाट के मुस्लिम वोटर्स पर पकड़ रखने वाला वो शख्स तृणमूल कांग्रेस का जिला परिषद सदस्य है। पार्टी में अच्छी खासी दखल है। उस टीएमसी नेता पर अपने इलाके में समानांतर सत्ता चलाने का आरोप है। घिनौने इल्जामों के बीच खड़े उस टीएमसी नेता को लेकर के बंगाल की सियासत उबाल कर रही है। संदेश खाली जब देखते हैं तो मुझे याद आता है नंदीग्राम। संदेश खाली में जो हुआ है सब मालूम था, ये मुख्यमंत्री को सब मालूम था, पुलिस को सब मालूम था, प्रशासन को। ममता का राज नहीं, ये गुंडा राज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐसा तालिबान शासन ये स्वतंत्र भारत में नहीं चलने वाला। जोर है, शोर है, विरोध घनघोर है, बेहिसाब अवरोध है, टकराव है, बवाल। और सबसे बड़ा सवाल है कि ये संदेश खाली खबरों में क्यों है? संदेश खाली कहां है? संदेश खाली जाने की इतनी बेचैनी क्यों? क्या हुआ है संदेश खाली में जिसने इसकी चौहद्दी को धारा 144 की कानूनी रस्सियों में बांध दिया? चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। वर्दीधारियों ने पूरे इलाके को किले में तब्दील कर दिया है। ऐसे में संदेश खाली का सच जानने के लिए चुनौतियों की दीवार को पार करते हुए एबीपी न्यूज की टीम पहुंची उस गांव में जहां ना तो किसी नेता की एंट्री की इजाजत है, ना ही सामाजिक कार्यकर्ता की, और ना ही वहां जाना किसी मीडिया वाले के लिए आसान है। इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, यह है संदेश खाली। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन के बीच मौजूद एक खूबसूरत सा द्वीप आज की तारीख में राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना है। कोई इसे आरएसएस का गढ़ कहता है तो कोई इसे टीएमसी नेता का टॉर्चर सेंटर। आज हम आपको लेकर चलेंगे और बताएंगे कि आखिर इस इलाके की असलियत क्या है और आज ये इलाका क्यों ममता और विपक्ष के बीच एक नया युद्ध का मैदान बन गया है। संदेश खाली में कैसे बवालों का बवंडर खड़ा हुआ, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि मोदी वर्सेस दीदी की सियासत के नए संस्करण का ये सेंटर है कहां। पश्चिम बंगाल के मानचित्र पर दक्षिण पूर्वी हिस्से में बसा एक टापूनुमा छोटा सा इलाका है संदेश खाली, जो डांसा और कालिंदी नदी के अहाते में है। बशीरहाट सब डिवीजन, जिला नॉर्थ 24 परगना, पश्चिम बंगाल। कोलकाता से 70 किलोमीटर दूर बांग्लादेश बॉर्डर से सटे संदेश खाली तक जाने के लिए कोई सड़क नहीं। 2.25 लाख की आबादी वाले इस इलाके में लोग नाव के जरिए ही आते जाते हैं। कई गांवों को मिलाकर बने इस संदेश खाली के कोने कोने का सच जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम ने नदी को पार कर एंट्री की। ये इलाका अब बंगाल में केंद्र बिंदु बनता जा रहा है, तो इस वक्त हम अब संदेश खाली घाट तक पहुंच चुके हैं और यहाँ से फिर हम गांव की तरफ जाएंगे। हम आपको बता दें
कि ये सुंदरबन का इलाका है। तो चलिए हमारे साथ, आज हम आपको एबीपी न्यूज पे वो खास तस्वीरें दिखाएंगे, बिल्कुल ग्राउंड से सच्ची और पक्की तस्वीर। स्याह सच से सिसकते हुए साक्षात कर रहे संदेश खाली के बारे में विस्तार से जानने के लिए सबसे पहले इस शख्स के बारे में जान लीजिए इस शेख शाहजहां नाम के आदमी के बारे में, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि संदेश खाली में उसकी समानांतर सत्ता चलती है। शेख शाहजहां ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का नेता है। ये ममता बनर्जी के करीबी मंत्री ज्योति प्रिय मलिक का खास है। इसने 2004 में ईंट भट्टा यूनियन से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। ये पहले CPIM में था, फिर ममता बनर्जी की पार्टी में आ गया। TMC की संदेश खाली यूनिट का अध्यक्ष है शेख शाहजहां। शेख शाहजहां पर राशन वितरण में भ्रष्टाचार का आरोप है, लेकिन दीदी की पार्टी के इस नेता पर जो असली आरोप है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उत्तर 24 परगना में भाई के नाम से कुख्यात 42 साल के शेख शाहजहां पर आरोप है कि शेख शाहजहां और उसके गुर्गे जबरन महिलाओं को उनके घर से उठाकर ले जाते थे। आरोप है कि गांव की खूबसूरत महिलाओं को बंधक बनाकर उनका यौन शोषण करता था। शेख शाहजहां और उसके गुर्गों पर जबरन जमीन कब्जाने का भी आरोप है। इसके अलावा शेख शाहजहां पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत में एंट्री कराने के भी इल्जाम है। क्रूरता की पराकाष्ठा पर तांडव करने वाला शेख शाहजहां जब प्रवर्तन निदेशालय के डर से फरार हुआ तो उसके बाद से महिलाओं में साहस आया और वो सामने आई। हम अपना जमीन चाहिए, हमारा मान सम्मान जो है वो वापस चाहिए, वो मिलेंगे दोबारा से। जो हमें उठा के पीटता था, मारता था, जो लड़कियों को उठा के ले जाता था, वो मान सम्मान वापस कर सकता है क्या? কোনো দিন না বলে কি ওই শাহজাহানের কাছে যাও, ওই শিবু হাজারের কাছে যাও, এই সব কথা বলেন। এই অত্যাচার যারা করছে শেখ শাহজাহান, শিবু হাজার মতো লোকজন, শিবু হাজার তো অনেকদিনই নিখোঁজ। इन्हीं आरोपों की पड़ताल करते हुए एबीपी न्यूज के जांबाज रिपोर्टर श्रीनिवास और उनके कैमरामैन सूरज पांडे ने संदेश खाली में एंट्री की। सच की पड़ताल करते हुए गांव पहुंचे। ये सुंदरबन का इलाका है। जी हाँ, सुंदरबन का इलाका एक पूरा आप कह सकते हैं टापू है, और आज तक ये पूरा इलाका सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाया है। तो इस इलाके में आखिर ऐसी क्या घटना हुई कि जिससे पूरे देश में उबाल है और राजनीतिक मंचों पे खासी चर्चा। कहा तो ये जा रहा है कि यही संदेश खाली बंगाल के लिए आने वाले लोकसभा चुनाव में राजनीति का केंद्र बनने वाला है। तो चलिए चलते हैं ग्राउंड पे और वहीं समझते हैं हकीकत क्या है। गरीबी को ढोते गांव की गलियां वीरानगी में लिपटी हुई थी। टूटे फूटे घरों के बीच खौफ पसरा था। एक अजीब तरह का डरावना सन्नाटा था। सड़क पर दूर दूर तक लोग नजर नहीं आ रहे थे। 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया है, लेकिन अभी भी संदेश खली की गलियों में सन्नाटे का आलम है। ये तस्वीर संदेश खली की है और हम चल रहे हैं उन तमाम पीड़ित महिलाओं के पास जिन्होंने ये आरोप लगाया कि उनके साथ हर रात यौन शोषण होता रहा। हर रात एक नई बहू, एक नई बेटी को यहाँ से उठाया जाता रहा और उनके साथ यौन शोषण किया जाता रहा। हालांकि फिलहाल आरोपी फरार है, लेकिन लोग ये भी बताते हैं कि इस इलाके में अगर किसी का कानून चलता है तो वो कानून ममता सरकार के नहीं, बल्कि यहाँ पे आरोपी शेख शाहजहां का कानून चलता है। और बताया ये जाता है कि शेख शाहजहां जो है वो ममता दीदी का करीबी है। गांव की गलियों की खाक छानते हुए एबीपी न्यूज की टीम पहुंची उस जगह पर जहां चंद रोज पहले गांव की पीड़ित महिलाओं का आक्रोश फट पड़ा था। हैवानियत के आरोपों से घिरे शेख शाहजहां के अड्डे उसके अत्याचार के गवाह रहे। कहते हैं कि जब अत्याचार हद से ऊपर आ जाता है तो फिर बगावत होती है। कुछ ऐसा ही हुआ कि उन तमाम पीड़ित महिलाओं ने आखिरकार बगावत कर दी। और ये जो जगह है इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये शेख शाहजहां के करीबी शिबू हाजरा का पोल्ट्री फार्म है, जहां पे महिलाओं का गुस्सा टूटा और उन्होंने इस पूरे पोल्ट्री फार्म को तहस नहस कर दिया। इतना ही नहीं, आरोप तो ये भी है कि ये पोल्ट्री फार्म अवैध रूप से कब्जा कर यहाँ पे बनाई गई थी। शेख शाहजहां वो नाम जो आज सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहा है। और खासकर अगर सियासत की बात की जाए तो सियासत की ऐसी कोई गली नहीं है
जो शेख शाहजहां को नहीं ढूंढ रही है। असल में ये बर्दाश्त की दीवार के ढहने का आक्रोशित नतीजा है। शोषण से तंग आ चुकी महिलाओं के धैर्य के टूटने का परिणाम है। ये उन महिलाओं के क्रोध का अंजाम है जिनकी मर्यादा को जब चाहा तब शेख शाहजहां और उसके गुर्गों ने रौंदा था। কি হয়েছিল আপনাদের সাথে? কি হয়েছিল? আমাদের সাথে গায়ের জোর জমি জায়গা সব নিয়ে নিচ্ছে। হ্যাঁ, টাকা আনতে গেলে হুমকি দেয়, মুখ খারাপ করে বল চাল দেয়। ওদেরকে ডাকে ওরা মিটিং ডাকে সকাল সময়ের জন্য, মানে প্রত্যেক দিনের জন্য মিটিং, কোনোদিন বাদ হয় না। কি বলবো, সারাক্ষণ শুধু গালগাল দেবে। আমাদের যখন খুশি তখন দেখায়, রাত্রে তো রাত্রে, দিনে তো দিনে। না গেলে কি বলবো, না গেলে মারপিট করবে, ঘর থেকে এসে তুলে নিয়ে যাবে। যেখান থেকে যারা লোকজন যাবে না, সন্দেশখালী সারা মহিলাকে সাদা কাপড় পরিয়ে ঘোরাবো। আর না হলে কোদালের বেড আছে, স্বামীদের উপরে অত্যাচার হবে। ऐसी कोई एक दो नहीं, बड़ी तादाद बताई जा रही है महिलाओं की जिन्हें शेख शाहजहां ने अपना शिकार बनाया था। संदेश खाली 2 ब्लॉक में बटा हुआ है। यहाँ 77% हिंदू और 22% मुस्लिम आबादी है। हिंदुओं में 45% दलित और 23% आदिवासी रहते हैं। आरोप है कि शेख शाहजहां के गुर्गे घर घर जाकर खूबसूरत महिलाओं को उठा ले जाते थे। ईंट भट्टा से लेकर मछली कारोबार और फिर सत्ताधारी पार्टी के दबंग नेता शेख शाहजहां का खासा दबदबा था। आरोप है कि गांव की महिलाओं को इसके गुर्गे मीटिंग के नाम पर बुलाकर ले जाते थे और पार्टी दफ्तर में उनका शोषण करते थे। जो कोई भी आधी रात के खौफनाक, दर्दनाक और शर्मनाक हरकतों के खिलाफ बोलने की हिम्मत करती, उसे शेख शाहजहां के गुर्गे दंडित करते थे। महिलाओं के घर वालों की हत्या की धमकी देते थे। अपनों की मौत के डर से गांव की महिलाएं घुट रही थी, रोज किश्तों में टूट रही थी। लेकिन ईडी के रडार पर आने के बाद जब शेख फरार हुआ तो महिलाओं ने मोर्चा खोला। संदेश खाली का कपाने वाला सच सामने आया तो करीब 200 वर्ग किलोमीटर का ये इलाका राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बिंदु बन गया। लेकिन संदेश खाली पहले भी विवादों में रहा है। आज से करीब 5 साल पहले भी वहां हिंसा हुई थी। 2019 के जून में हुई खूनी हिंसा में 5 लोग मारे गए थे। उससे पहले 2017 में जब नॉर्थ 24 परगना में दंगा हुआ था, तब संदेश खाली भी इससे अछूता नहीं रहा था। विधानसभा में ममता बनर्जी ने इसका जिक्र किया, लेकिन इस बार महिलाओं से हैवानियत को लेकर संदेश खाली फिर चर्चा में है। टारगेट कर करके हिंदू बेटियों को, बहनों को प्रताड़ित किया जा रहा है। शेख शाहजहां के लोग यहाँ पर दिन प्रतिदिन लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। नाम ममता, लेकिन ममता उनसे कोसों दूर है। शब्द शब्द में तल्ख आक्रोश है, आक्रामकता है। संदेश खाली के बर्बर डॉन के जरिए सीधे उन ममता बनर्जी पर चोट है जिनकी पार्टी का नेता है शेख शाहजहां। बरसों से जिस संदेश खाली का बदनाम अघोषित सुल्तान है शेख शाहजहां, वहां पीड़ितों से मिलने के लिए निकली थी बीजेपी की टीम। बीजेपी की इस टीम में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी थी, केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक थी, सांसद सुनीता दुग्गल, कविता पाटीदार, संगीता यादव थी और साथ में थे बीजेपी के राज्यसभा सदस्य ब्रजलाल। बरसों से प्रताड़ना का सामना करने वाली महिलाओं से मिलकर सियासी मरहम लगाने के लिए बीजेपी की टीम कोलकाता से संदेश खाली के लिए निकली, मगर रास्ते में जैसे ही रामपुर आए, सामने पुलिस आकर खड़ी हो गई। पुलिस की एक टीम ड्रोन से भी बीजेपी की टीम के सदस्यों की मॉनिटरिंग कर रही थी। बंगाल पुलिस और बीजेपी नेताओं के बीच कहासुनी हो गई। पुलिस ने बीजेपी नेताओं को आगे नहीं बढ़ने दिया। माननीय मुख्यमंत्री म्यूट स्पेक्टेटर की तरह चुपचाप बैठे हुए हैं। मुझे लगता है इससे बड़ा शर्म की बात हो ही नहीं सकता। अगर ममता बनर्जी चुप बैठते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं जाकर टीएमसी के इसके पीछे टीएमसी का हाथ है। बीजेपी नेता वापस लौटे, राज्यपाल से मिले, लेकिन तब तक कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल संदेश खाली की ओर बढ़ गया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के कट्टर सियासी दुश्मन अधीर रंजन चौधरी की अगुवाई में जैसे ही कांग्रेस के नेता आगे बढ़े तो पुलिस ने उन्हें भी रोका और अधीर रंजन चौधरी आग बबूला हो गए। সন্দেশকারী সে সমস্ত মা বোনেরা তারা মহিলা নয়, যাদেরকে রাতের অন্ধকারে ভয় দেখিয়ে স্বামীকে পিটিয়ে ছেলেকে মেরে
যাদেরকে রাত্রেবেলায় ভোগ করার জন্য নিয়ে আসা ওদের পার্টি অফিসে, তারা কি বাংলার মহিলা নয়? ইউ আর ए बंगाली क्वीन ऑफ क्रुएल्टी। एक बदनाम डॉन की वजह से ममता बनर्जी सर्वदलीय विरोध के केंद्र में। वजह यह है कि पिछले 3 रोज से बीजेपी के नेता संदेश खाली के द्वार को पार नहीं कर पा रहे। रामपुर में पुलिस के साथ बीजेपी नेताओं की कहासुनी से पहले 15 फरवरी को भी कमोबेश ऐसा ही हुआ था। तब बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी को पुलिस ने रोक लिया था, जबकि 14 फरवरी को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को भी पुलिस ने आगे नहीं बढ़ने दिया। धक्का मुक्की के दौरान सुकांत मजूमदार जख्मी भी हो गए थे। चुनावी आहट से पहले बीजेपी किसी भी कीमत पर संदेश खाली पहुंचकर सियासी संदेश देने की कोशिश में जुटी है, तो टीएमसी बीजेपी नेताओं को मणिपुर का रास्ता दिखा रही है। জেপি নাড্ডাকে প্রথম প্রশ্ন, যখন উন্নাও হাতরাস বিভিন্ন জায়গায় গন্ডগোল হয়েছিল মণিপুর ইত্যাদি জায়গা, তখন বিরোধীদের বা বিশেষভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি দলকে ঢুকতে দিয়েছিলেন আপনারা? এখন কোন লজ্জা এখানে পাঠাচ্ছেন? একের পর এক নারী নির্যাতন, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ত্রিপুরা, মণিপুর, জেপি নাড্ডা কটা টিম পাঠিয়েছেন? शाब्दिक तलवारें दोनों तरफ से बनी हुई। सियासी प्रहार और पलटवार के बीच सवाल ये है कि आखिर आरोपी शेख शाहजहां कहां है? पश्चिम बंगाल की पुलिस उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? वहीं बीजेपी ममता सरकार पे ये आरोप लगा रही है कि क्या उसे टीएमसी नेता होने का फायदा मिल रहा है। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि 5 जनवरी के बाद से शेख शाहजहां फरार है। 5 जनवरी को ईडी की टीम शेख शाहजहां के अघोषित साम्राज्य में दाखिल हुई थी। तब उसके गुर्गों ने ईडी के अफसरों को लहूलुहान कर दिया था। भ्रष्टाचार के बाद अब घिनौने आरोप लगने के बाद भी शेख शाहजहां का कोई अता पता नहीं। शेख को लेकर हुई हिंसा के मामले में 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। এবং আপনারা দেখেছেন যারা মুখে মাস্ক পরে পরে ছবি তুলছে, ধরাও পড়েছে বিজেপির কর্মী, কিভাবে তারা বাইরে থেকে নিয়ে এসে একটা এলাকাকে অশান্ত করার চেষ্টা করেছে। আগে টার্গেট শেখ শাহজাহান, ওকে টার্গেট করে ইডি ঢুকলো, তারপরেই সবাইকে বার করে দিয়ে তারপরে ওখানে आदिवासी माइनॉरिटीजের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দিল। संदेश खाली हिंसा में आरएसएस पर आरोप मढ़कर ममता बनर्जी विवाद को नया मोड़ दे रही हैं, जबकि बीजेपी का आरोप है कि उनके कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है। सवाल है कि शेख शाहजहां पर दीदी की चुप्पी की वजह क्या है? या मुस्लिम वोट की फिक्र में शेख शाहजहां की गिरफ्तारी नहीं हो रही? असल में पश्चिम बंगाल में कुल जनसंख्या का 27% से ज्यादा मुस्लिम है। 2019 में टीएमसी को 70% मुस्लिम वोट मिला था, जबकि 2021 के विधानसभा चुनाव में यह आंकड़ा 79% तक पहुंच गया। अगर टीएमसी को एक मुश्त मुस्लिम वोट की फिक्र है, तो बीजेपी भी अपने वोट बैंक को विस्तार देने की कोशिश में। दोनों ओर से सियासत साधी जा रही है और इस सब के बीच बरसों से सियासत से साक्षात्कार कर रहा संदेश खाली राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में।